Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our third lecture of the human computer interaction. तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यूजर सेंटर डिजाइन की, किस तरह जो है डिफरेंट यूजर्स जो है मिलके सेंटर डिजाइन को डेवलपमेंट करते हैं और हमारा जो इंटरफेस है वो किस तरह का होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है इसकी टाइप, डिफरेंट ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन होता क्या है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये काम करता है और इसकी क्या टाइप्स है, इसमें क्या क्या चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन क्या है। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन ये मैंने थोड़ी सी, ये आप लोगों की बुक है, ये आप लोगों की बुक से आप लोग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ स्लाइड भी बनाई हैं जो कि आप लोगों की फिजिबिलिटी के लिए है कि आप लोग अच्छे से लेक्चर को समझने के लिए वो आप लोग इन स्लाइड्स की हेल्प आउट भी कर सकते हैं। हम दोनों को ऑन द वे डिस्कस करेंगे, दोनों में जो चीज़ें जो हमारी बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ स्लाइड्स में जो कम्प्रीहेंसिव आप लोगों की चीज़ें हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों की सेल्फ स्टडी के लिए वो इन स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। तो इनको हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। क्लियर? क्लियर? ओके, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन को देखना है। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस वेयर एक्सपर्ट यूज रूल, कि जिसमें डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, सबसे पहले ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन को देखेंगे, डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो मिलके हमारी यूजेबिलिटी जो हमारा इंटरफेस बना होता है उसकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसमें जो डिफरेंट स्केल्स हैं या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजरमेंट के बाद जो इश्यूज आते हैं उनको वो थंबनेल करते हैं, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं और एक लिस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि आपके जो सिस्टम बनाया है, आपके यूजर इंटरफेस में ये वाली प्रॉब्लम्स है। क्लियर? तो इसी को हमने देखना है किस तरह हम ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन करते हैं अपनी यूजेबिलिटी के लिए। जो हमारा इंटरफेस बना हुआ है उसकी यूजेबिलिटी किस तरह होती है, उसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं और वो किस तरह उसको यूजेबल बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कंटेंट है कि व्हाट इज ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, दूसरा बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बेनिफिट्स हैं, इसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक जो है इस मेथड को यूज करने के, सिनेरियो होगा कि इस मेथड को किस सिनेरियो पे हम एवेल्यूएट कर सकते हैं, उसकी 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक जो है इंजीनियरिंग को, हाउ टू कंडक्ट ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन को हम कंडक्ट किस तरह कर सकते हैं, इसके डिफरेंट फेजेस जो एवेल्यूएशन मेथड के और प्रॉब्लम्स जो एवेल्यूएशन के आती हैं जो हमारी इस बुक में है वो सेम एज इट इज वो इन स्लाइड्स में है, बस ये है कि इधर थोड़ा शॉर्ट बोल्ड फॉर्म में लिखा होता है और आपको बुक में सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको मतलब पूरी गो थ्रू करनी पड़ती है। तो सबसे पहले व्हाट इज ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन क्या है। सबसे पहले तो वो बताते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग के मेथड में सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसकी जो कॉस्ट है उसको फाइंड करें। मतलब कि यूएस में उन्होंने बताया हुआ कि $30 बिलियन जो है पर ईयर सिर्फ यूएस जो है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगाता है। ठीक है, इसको जेनेरिक डिफरेंट मेथड्स, वो कहते हैं कि a generic name of a set of method based on having evaluated, inspect और examine usability related aspects of user interface, कि हमारा जो यूजर इंटरफेस है उसके एस्पेक्ट्स के लिहाज से हमें ये देखना पड़ता है कि जिस तरह का यूजर इंटरफेस है वहां से हम एक टीम को बनाते हैं, उस वो जो टीम है वो एग्जामिन करती है, एवेल्युएशन करती है हमारे इस मेथड को, हमारे पूरे इंटरफेस को डिफरेंट सेट ऑफ मेथड से कि किस तरह इसमें टेस्टिंग कह लें, उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, उन फीचर्स में इश्यूज क्या है, उन फीचर्स की प्रॉब्लम्स क्या है। क्लियर? फ्रॉम द यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन वे यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट, मतलब कि ये वही होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो यूज करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, वही लोग मतलब कि जो है वो इसको यूज अच्छे से यूज करके इसकी एवेल्यूएशन कर सकें। तो वो क्या कहते हैं, वो जज करते हैं आपके इंटरफेस को, उसमें से जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं यूजिबिलिटी के आपने बनाए होते हैं उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज अ ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। आगे बैकग्राउंड में चलते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सबसे पहले जैकब नेल्सन एंड रोल्फ मॉलिक ने 1990 में इसको डेवलप किया था। इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि हम इंटरफेस को इम्प्रूव करें एनालाइज के थ्रू, डिफरेंट एनालिसिस करेंगे, एनालाइजेशन के थ्रू हम अपने इंटरफेस को इम्प्रूव करेंगे कि पहले से बेहतर बनाया जा सके। ओके, जब हम कोई भी चीज डेवलप करते हैं, जब एक माइंड सोच रहा होता है वो डिफरेंट
तरीके से सोच रहा होता है। जब हम डिफरेंट लोगों के ओपिनियन लेते हैं, उसमें बहुत सारे माइंड्स शामिल होते हैं। जब वो माइंड शामिल होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें डिफरेंट ओपिनियन मिलती हैं, जिससे हम अपनी चीज को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ग्रुप जो वर्क होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, बिकॉज उसमें डिफरेंट माइंड्स मिलके वो अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएट करते हैं। इसी तरह इंटरफेस जो है हमारा डिजाइनिंग का फेज होता है कि इसमें हम जब किसी चीज को जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी यूजिबिलिटी मतलब कि ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के थ्रू उसमें हमारी इंटरफेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल या केयरफुली चूजन एक्सपीरियंस्ड वैल्यूएटर एग्जामिन यूज। अब इसमें हमें कि सबसे पहले जो मेन इशू है, वहां पे जो हमारी टीम है वो एक्सपीरियंस और एवेल्यूएटर जो है हमारे एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। उनको केयरफुली हमें चूज करना चाहिए ताकि वो अच्छे से हमारी इंटरफेस को एवेलुएट कर सकें। तो तीन जो चीजें हैं हमारे यूजर इंटरफेस को, यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस को एस्पेक्ट के लिहाज से, हमारी यूजिबिलिटी के लिहाज से वो चेक करते हैं। सबसे पहले एनालाइज अ क्वालिटी एट्रीब्यूट, जो हमने एट्रीब्यूट यूज किए हैं या जो हमने क्वालिटी ऑफ हमारी इंटरफेस में चीजें यूज की हैं, डेट इज उसको एनालाइज करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। सेकंड है सेट ऑफ मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ यूज ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस। दूसरा ये क्या है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम सेट ऑफ मेथड्स क्रिएट करते हैं जिससे हम अपने डिजाइन को ड्यूरिंग प्रोसेस ईज ऑफ यूज, मतलब कि यूजर के लिए सबसे ज्यादा इजीली यूज करने का उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो उसको इजीली यूज कर सके। थर्ड है इंक्रीज एफिशिएंसी, उसकी हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। ठीक है, एफिशिएंसी किस तरह इम्प्रूव कर सकती है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रेट्स एंड लर्निंग की जो कस्टमर है हमारा, कंज्यूमर है जो यूज कर रहा है, उसकी सेटिस्फेक्शन रेट्स और लर्निंग प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें मेन एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं। मेन एडवांटेजेस ये हैं कि वो कह रहे हैं कि क्विक है, बहुत जल्दी से हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, वैलिड है, यूजफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है कि हमारी रेंज के अकॉर्डिंग है, हमारी कॉस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग है, हम उस विद इन कॉस्ट इसको कर सकते हैं। सेकेंड है फीडबैक अर्ली इन द डिजाइन प्रोसेस, कि हमें डिजाइन जो प्रोसेस है उसका हमें इसका फीडबैक जल्दी मिले, यानी रिव्यूज जो है हमें जल्दी मिल जाते हैं। रेलेवेंट सेट ऑफ ये क्राइटेरिया ह्यूरिस्टिक, हमें डिफरेंट जो है सेट्स ऑफ जो क्राइटेरिया है हमारा एवेल्यूएशन का ह्यूरिस्टिक का, वो हमें रेलेवेंट होता है, हम उसके अकॉर्डिंग इजीली हम इसके एवेल्यूएशन कर सकते हैं। फोर्थ है कंपैटिबल विद अदर यूजेबिलिटी टेस्ट मेथोडोलॉजी। ऑब्वियसली जिस तरह हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर के टेस्ट करते हैं, हम डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, टेस्ट मेथोडोलॉजीज के थ्रू इसको कंपेटिबल कर सकते हैं। ठीक है, कंपेटिबल है, ये हमारा कंपेनियन है, इससे हम ज्यादा इजीली कंपेटिबल अपना इंटरफेस बना सकते हैं। फिर है फॉर इनेबल फॉर फर्दर एग्जामिन पोटेंशियल इशू, कि हम इसमें जितना भी पोटेंशियल जो इश्यूज हैं, जो हमारे इशू प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसमें हम अपनी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जामिन पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड डिसएडवांटेजेस कुड बी, अब यहाँ पे जहाँ पे बेनिफिट्स है उसके, वहाँ पे उसके कुछ कॉन्स भी हैं। तो ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन रिक्वायर्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हमें जो टीम भी बनानी है उसके एवेल्यूएशन के लिए, वो हमें एक्सपीरियंस्ड और इतनी काबिल बनानी है कि वो उसको अच्छे से एवेल्यूएट कर सके। तो इसके लिए हमें हमें बनाने के लिए भी और उसको टेस्टिंग करने के लिए भी हमें सबसे पहले नॉलेज की जरूरत है, इनफ नॉलेज हो, एक्सपीरियंस्ड हो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इफेक्टिव हो इतनी, ताकि उसको हमारा जो इंटरफेस है वो इजी फॉर यूज हो। सेकंड है एक्सपर्ट्स आर समटाइम्स हार्ड टू फाइंड एंड कैन बी एक्सपेंसिव। तो जो एक्सपर्ट्स हैं ऑब्वियसली हमें उनको हायर जब करना है तो उनकी सैलरीज भी इंक्रीज बहुत ज्यादा होंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होंगी, तो वो हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इस वजह से ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्रीगेटिंग मल्टीपल एक्सपर्ट्स, तो हमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन देते हैं, जब हम उन ओपिनियंस को देखते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम किस चीज को मद्देनजर रखें और किस चीज को हम इग्नोर करें। थ्रेट ऑफ इनकरेक्ट वेटिंग इशू, अब हमें यहाँ पे डिफरेंट इनकरेक्ट वेटिंग इशू भी होता है कि यहाँ पे कहीं किसी चीज में अगर वेटिंग्स होती हैं, अब वेटिंग्स क्या होता है कि वहां पे इनकरेक्टली भी हम वेटिंग इश्यूज हो सकती हैं हमारी। इनकरेक्टली वेटिंग इश्यूज में ये आ जाता है कि आपकी बुक में ये देखें, यहाँ पे वेटिंग रेटिंग दी हुई है, ये देखें
इस पॉइंट को, यहाँ पे वो कह रहे हैं इनकरेक्टली वेटिंग इश्यूज हैं। अब हमने ये वेटेज देने हैं, स्केल्स करने हैं किसी भी चीज को 0 1 2 3 4। अब कोई एक्सपर्ट किसी एक एट्रीब्यूट को 0 एवेल्युएट कर रहा है, कोई एक्सपर्ट किसी एक को 1 एवेल्युएट कर रहा है, स्केल दे रहा है, कोई किसी को 2 दे रहा है, तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, थ्रेट्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये वेट का क्या मकसद है, अब ये देखें। 0 का मतलब है आई डोंट एग्री दैट दिस इज द यूजिबिलिटी प्रॉब्लम एट ऑल, कि एक वो कह रहा है कि मैं इसको स्केल 0 कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है, ये ऑल गुड है, ये इंटरफेस बिल्कुल करेक्ट है, तो उसको वो 0 स्केल देता है कि इसमें कोई भी मजीद चेंजेस की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई इसको 1 एक्सपर्ट जो है इसको 1 स्केल देता है। 1 का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स ओनली need not be fixed unless extra time is available on project, कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट में अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ये टाइम आपके पास इनफ है, बच रहा है डेवलपमेंट के बाद, तो फिर आप उसको फिक्स कर दें इस इश्यू को। अदरवाइज इसको फिक्स करने की एक्स्ट्रा टाइम लगाने की या कोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके मतलब ये इस प्रॉब्लम के साथ भी चल जाएगा। लेकिन अगर कोई स्केल 2 कर देता है तो उसका मतलब ये होता है कि माइनर यूजिबिलिटी फिक्स हो गई, हल्की सी इसमें यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है, उसका क्या मतलब है, फिक्सिंग दिस शुड बी गिवन लो प्रायोरिटी, कि इसको सबसे लो प्रायोरिटी में फिक्स करें। पहले जो दूसरे बड़े हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करें, अगर टाइम बच जाएगा तो फिर इसको फिक्स कर लीजिएगा, मतलब इसकी प्रायोरिटी लो होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई स्केल 3 कर रहा है, इट्स मीन कि मेजर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम, कि यहाँ पे सबसे बड़ी यूजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, यूजिबिलिटी प्रॉब्लम यहाँ जो है हमारी वो ज्यादा है। अब उसका क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टू फिक्स सो शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी, कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम फिक्स करें, तो इसको हाई प्रायोरिटी पे रखें। तो अब अगर कोई स्केल 4 करता है तो इट्स मीन की यूजिबिलिटी कैटास्ट्रोफ, इसका मतलब है कि imperative to fix this before product can be released, कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को सोल्व करना बिफोर प्रोडक्ट रिलीज। आप किसी भी प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले इस इश्यू को सबसे पहले, अगर कोई स्केल 4 दे देता है, तब आपके पास अगर 5 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर इसका डिसएडवांटेज इस पॉइंट का ये बनता है कि एक एक्सपर्ट ने आपके इंटरफेस में एक इश्यू निकाला, उसमें उसने कह दिया कि ये 1 है मेरी तरफ से स्केल, कि इसको ना भी ठीक किया जाए तो ओके। एक कह रहा है 2, मतलब कि इसको लो प्रायोरिटी पे ठीक कर दिया जाए, अगर नहीं भी तो ओके। अगर थर्ड है वो एक दे रहा है 4 कि इसको मेजर है, इसको ठीक होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर जो है वो जो डेवलपर है या टेस्टिंग वाला है, यूजर इंटरफेस वाला, तो वो क्या है वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, वहां पे उसको समझ नहीं आएगी कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। ठीक है, तो ये नेल्सन के जो डिफरेंट स्केलिंग दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सिनेरियो एंड मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, डिफरेंट सिनेरियोज और इवैल्यूएशन की मेथड्स क्या हैं, उसमें सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि डिफाइन एप्लीकेशंस ऑब्जेक्टिव नो द सिस्टम, कि हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऑब्जेक्टिव हैं, वो हमारे पता होना चाहिए कि हमारे एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा जो एप्लीकेशन का है वो काम क्या है, हमारा मेन एप्लीकेशन का रीजन क्या है बनाने का। सेकेंड, डिफाइन यूजर गोल नो द यूजर, कि हमें यूजर को गोल पता होना चाहिए कि अब मैंने इसमें ये फीचर्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं, मैंने इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर है कंडक्ट इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी मेथड कंडक्ट करना चाहिए जिसमें हम सारी अपनी इंक्वायरी में देखते हैं कि हमारी डेवलपमेंट ठीक है, हमारी टेस्टिंग ठीक हो रही है, हमारे फीचर्स ठीक हो रहे हैं, हमारी आउटपुट ठीक आ रही है, इनपुट ठीक जा रही है। ठीक है, सेकंड लास्ट है डेवलप एंड एडमिनिस्टर द सर्वे, हमें डेवलपमेंट के बाद एक सर्वे करवा लेना चाहिए, रिव्यूज जिसको फीडबैक कहते हैं वो। फिर अप्लाई ह्यूरिस्टिक ग्लोबल एंड लोकल प्रिंसिपल्स, कि हमें ह्यूरिस्टिक के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए, कि बाद में एक टीम को तश्कील देनी चाहिए जो टेस्टिंग करे और हमारे इंटरफेस में इश्यूज या प्रॉब्लम्स को देखे। क्लियर, आगे 10 यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक इन यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग, के 10 जो है यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स इन यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग में है, वो आपकी बुक में डिटेल में है मेरा, और यहाँ पे थोड़े से कम है, तो मेरा ख्याल है कि हमें बुक से डिस्कस करने चाहिए ताकि हम अच्छे से डिस्कस करें। अच्छा, वो है सबसे पहले विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, सबसे पहले कि हमें सिस्टम का जो स्टेटस है वो विजिबल होना चाहिए। ऑलवेज कीप यूजर इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन,
थ्रू अप्रोप्रिएट फीडबैक विद इन रीजनेबल टाइम, कि हमें यूजर को प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए, कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस सिस्टम में हो क्या रहा है, आपको सिस्टम का कंप्लीट स्टेटस पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक अप्रोप्रिएट उसको टाइम देना चाहिए, रीजनेबल टाइम, उसको फीडबैक देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम ऑपरेशन विल टेक सम टाइम, गिव एन इंडिकेशन ऑफ हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच इज कंप्लीट। अब देखेंगे कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, अब यूजर को नहीं पता, यूजर उसको दोबारा से दोबारा ऑन करता जाएगा, उस ऑपरेशन को दोबारा से स्टार्ट करता जाएगा, वो कंप्लीट होने में इतना टाइम ले रहा है, उसको पता ही नहीं है कि अच्छा ये इतने टाइम के बाद कंप्लीट होगा, तो वो फिर से स्टार्ट कर देगा, तो वो उसका क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपने यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप ये जो है काम आप अप्रोप्रिएट करें, ये वाला जो फंक्शन आप परफॉर्म करेंगे इतने टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतने टाइम के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। इट्स मीन कि उसको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ मैं, ये कर रहा हूँ, वो 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट या 5 मिनट के बाद खत्म होगा, मुझे 5 मिनट के बाद वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है फिर वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको इंडिकेशन देनी पड़ेगी कि ऑलमोस्ट ये इतने टाइम में चीजें कंप्लीट होंगी, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। इस वजह से क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं बढ़ती, इश्यूज नहीं बढ़ते, और प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों की सामने आती हैं। फिर सेकंड है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, कि आपको सिस्टम और रियल वर्ल्ड के दरमियान मैच रखना चाहिए। सिस्टम की क्या अंडरस्टैंडिंग है, सिस्टम कौन सी लैंग्वेज को समझता है, रियल वर्ल्ड में कौन सी लैंग्वेज चल रही है, रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज को किन बातों को समझ रही है, रियल वर्ल्ड में इंसानों ने सिस्टम को यूज करना है। अगर इन दोनों के दरमियान मैच ही कोई नहीं होगा, लैंग्वेज का बैरियर आ जाएगा, लेट्स सपोज सिस्टम जो है वो वहां पे चाइनीज लैंग्वेज है और आप को चाइनीज लैंग्वेज आती नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो है पाकिस्तान में अगर एक सिस्टम को बनाएंगे, वहां पे चाइनीज लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज रख देंगे, तो पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको यूज करने में। तो हमें मैच विद इन द इन्वायरमेंट रखना चाहिए। वो कहने के द सिस्टम शुड स्पीक द यूजर लैंग्वेज। सबसे पहले हमें यूजर जो सिस्टम है वो यूजर्स की लैंग्वेज को समझना चाहिए, विद वर्ड्स फ्रेज एंड कॉन्सेप्ट फेमिलियर टू द यूजर। कि सिस्टम में जितनी भी लैंग्वेज यूज हो रही है, वर्ड्स यूज हो रही हैं, फ्रेजेस यूज हो रही हैं, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो उसको जो है यूजर समझता हो, उससे फेमिलियर हो, rather than सिस्टम ओरिएंटेड टर्म, के सिस्टम की अपनी ही कोई टर्म हो, सिस्टम उससे काम कर रहा है लेकिन रियल वर्ल्ड में उसको उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन हमारी नेचुरल लैंग्वेज से मिल ही नहीं रही, तो वहां पे क्या है, हमारा मिसमैच हो जाएगा। थर्ड है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, कि यूजर के कंट्रोल और उसको फ्रीडम होनी चाहिए किसी भी चीज की। यूजर ऑफन चूज सिस्टम फंक्शन बाय मिस्टेक एंड नीड अ क्लियरली मार्क्ड इमरजेंसी एग्जिट to leave the unwanted state without having to go through an extended dialog support undo and redo। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि यूजर मिस्टेकली कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, या कोई ऐसा सिस्टम में से कोई ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाती है जिससे वो क्या था, उसको इमरजेंसी एग्जिट का वो क्लियर नहीं करना पड़ता है, अदरवाइज वो सिस्टम क्लोज नहीं हो रहा होता, ठीक है। वो नहीं चाह रहा होता कि ये चीज ओपन हो, तो उसमें कंप्लीट उसको कंट्रोल और फ्रीडम होनी चाहिए कि वो हर चीज को, हर डायलॉग बॉक्स को ओपन करे और उसको क्लोज करने की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ताकि वो इसको इजीली यूज करने में, अगर वहां पे समटाइम्स को पता ही नहीं कि अच्छा मैं अब इस स्क्रीन पे आ गया, मुझे वापस कैसे जाना है, तो वो क्या होगा कि वो एग्जिट को कंप्लीट हमारी सिस्टम को ही ऑफ करना पड़ेगा उसको। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, यूजर को कंट्रोल और फ्रीडम जरूर देनी चाहिए कि वो हर डायलॉग बॉक्स में जा सके और उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे वापस कैसे जाना है, क्लियर। आगे कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड में क्या है, वो कह रहे हैं कि यूजर शुड नॉट हैव टू वॉन्डर वेदर वर्ड सिचुएशन और एक्शन मीन द सेम थिंग इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कि यूजर जो है उसको इस तरह की नहीं होना चाहिए कि उसको एक्शन समझना है, उसको सेम थिंग के जो चीज वो पीछे से लेकर आ रहा है वही चीज आगे होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक आपने किसी एक स्क्रीन जो है आपने एक कॉन्टेक्स्ट बनाई है, आधा सिस्टम आपने किसी एक और ही कॉन्टेक्स्ट में बनाया, तो वो बिल्कुल ही स्विच कर रहा है, जंप कर रहा है डिफरेंट चीजों में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे फॉलो प्लेटफॉर्म कन्वेंशन एंड एक्सेप्ट मेथड स्टैंडर्ड्स। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन में कि हमें एरर से बचना चाहिए। किस तरह एरर से बचना चाहिए, मेक इट डिफिकल्ट टू मेक एरर।
इस तरह की आपको सिस्टम बनाना चाहिए, इस तरह की आप लोगों को बनानी चाहिए कि ये डिफिकल्ट हो जाए कि वहां पे एरर आए। आप लोगों को एरर की कोई भी होनी नहीं चाहिए कि एरर भी आ सके। Even better than good error message is a careful design that prevent a problem from occurring in the first place. कि हमें इस तरह बनना चाहिए कि एरर मैसेज आ जाना चाहिए, इससे मतलब कि एरर मैसेज आ जाए कि यहाँ पे एरर आ सकता है, ये चीजें या यहाँ पे एरर आने के वार्निंग जैसे जिसको कहते हैं, तो हमें इस तरह का डिजाइन हो जिससे होता है कि हम बहुत क्रिएटिव डिजाइन और बहुत यूजफुल डिजाइन बनाते हैं, जिससे हम फर्दर जो फ्यूचर एरर्स हैं उनसे उसकी भी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। ठीक है, हम पहले ही स्टेप पे सारे एरर से बच जाते हैं। आगे रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। रिकॉग्निशन मतलब कि हमें पहचान होनी चाहिए कि बार बार कॉल। अब कुछ आइकन्स हैं, ठीक है, वहां पे अब हम याद रखें कि अच्छा ये आइकन इस चीज के लिए था, ये आइकन इस चीज के लिए था, यहाँ पे ये चीज के लिए ये बटन बना हुआ है, नहीं। ये बजाय से कि हमें याद रखना चाहिए, हमें रिकॉग्निशन, हमें पहचान होनी चाहिए कि अच्छा ये जो आइकन है इस चीज का, इसका मतलब यहाँ पे ये चीज होगी। मतलब ऐप है, अगर व्हाट्सएप है तो वहां पे उसका एक डिफरेंट आइकन बना हुआ है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ग्रीन बटन होगा वहां पे, इस तरह की कोई वो होगी तो फिर ही आप व्हाट्सएप आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं। आपको रिकॉग्निशन के आप देख के आइकन को आपको पहचान लेते हैं, अच्छा ये व्हाट्सएप का। ठीक है, फेसबुक का एक अलग है, वहां पे एफ लिखा हुआ है, ब्लू कलर का है, रिकॉग्निशन हो गया। आपको रिकॉल नहीं करना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता, अच्छा फेसबुक का कौन सा था, ये था, ये था, नहीं मेरा ख्याल है ये, इस तरह नहीं होता। तो आप लोगों को मेक ऑब्जेक्टिव एक्शन एंड ऑप्शन विजिबल, कि आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, एक्शन हैं या ऑप्शंस हैं वो विजिबल होनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। द यूजर शुड नॉट हैव टू रिमेम्बर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डायलॉग टू अनदर। यूजर को ये रिमेम्बर नहीं रखना चाहिए कि अच्छा ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है, अच्छा इसमें ये चीज होगी, ये चीजें वहां पे ऑलरेडी आपको देख के समझ आना चाहिए, आ जाना चाहिए। अच्छा ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, अच्छा इसके बाद ये स्क्रीन आएगी, अच्छा इसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको समझ आ जानी चाहिए देख के। इस तरह की हमारे वो होना चाहिए। आगे इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ऑफ सिस्टम शुड बी विजिबल और इजी रिट्रीवेबल व्हेनेवर अप्रोप्रिएट। की इंस्ट्रक्शन जो है वो भी हमारी विजिबल होनी चाहिए, इसको इजीली हम गेट कर सकें, इजीली इसको यूज कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। अब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अलाउ यूजर टू टेलर फ्रीक्वेंट क्राइटेरिया, फ्रीक्वेंट एक्शन, कि हमें यूजर को ऐसे एक्शन हमें अलाउ करने चाहिए जिस तरह एक्सीलरेटर अनसीन ऑफ नॉविस यूजर में कोई और यूजर नहीं यूज कर सकता, उसको स्पीड अप करने की, उसकी इंटरेक्शन करने की, उसमें जितनी भी एक्सपीरियंस है यूजर को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतना एफिशिएंस होना चाहिए आपका इंटरफेस। आगे है, सॉरी कहाँ चला गया, अच्छा आगे है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन। डायलॉग शुड नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज इनरेलेवेंट, कि डायलॉग में इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो इनरेलेवेंट हो। अब अगर आपने गो नेक्स्ट या गो बैक की ऑप्शन है, वहां पे आप लोग पूरी एक लाइन लिख रहे हैं या बैक और उसकी जगह पे कुछ और ही वर्ड यूज कर रहे हैं, तो डायलॉग जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इनरेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होने चाहिए, ताकि देखने वाला, यूज करने वाला इजीली इरिटेट ना हो, समझ जाए। एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डायलॉग कंपीट विद द रेलेवेंट यूनिट। आपकी जो डायलॉग की इंफॉर्मेशन है वो सारी रेलेवेंट हो और आपको समझने के लिए आसानी हो। आगे है हेल्प यूजर, help user recognize, diagnose and recover from error. Error message should be expressed in plain language, कि error जो मैसेज है वो हमें सीधी सादी लैंग्वेज, प्लेन टेक्स्ट में यूज होना चाहिए, उसमें कोई कोडिंग, कोई मशीन लैंग्वेज, कोई इस तरह की ना हो। जो एरर है लैंग्वेज वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज हो, ठीक है। प्रीसाइजली इंडिकेट द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम इंडिकेट कर दे कि अच्छा डिबगिंग कर दे कि अच्छा इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, इस जगह को आप ठीक कर लें। एंड कंस्ट्रक्टिवली सजेस्ट सोल्यूशन, और हमें थोड़ा सा सोल्यूशन भी देके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस वजह से एरर आ रहा है, यानी रीजन ऑफ एरर बताए, ताकि हम उसको सोल्यूशन की तरफ, सजेशन ही होती है ना ये, ताकि हम उसको सोल्यूशन की तरफ लेके चले आगे। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, फ्यू सिस्टम कैन बी यूज्ड विद नो इंस्ट्रक्शन, सो इट मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन।
वो कह रहे हैं कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई होती, ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या जरूरी होता है, उसकी हेल्प के लिए, उसको यूज करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। एनी सच इंफॉर्मेशन शुड बी इजी टू सर्च, फोकस ऑन द यूजर टास्क, लिस्ट कंक्रीट स्टेप टू बी कैरिड आउट और नोट टू बी लार्ज। अब देखें कि आप कोई भी जब चीज खरीदते हैं, लेट फॉर मोबाइल खरीदते हैं या कुछ भी, तो उसके साथ छोटी सी कुछ पेजेस उसके अंदर होते हैं, या समटाइम्स डायरी होती है, या कुछ इस तरह की बुकलेट होती है छोटी सी, जिसमें उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बारे में, जिसमें उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये यूज कैसे होगा, ओपन कैसे होगा, इसको इन स्टेप्स के बाद कहाँ जाएंगे, ये वाले आइकन आएंगे, हम ईच एंड एवरीथिंग। मोबाइल लेते हैं आप, कोई भी डिवाइस लेते हैं, उसके डिब्बे में से कोई ना कोई एक 2-3 पेजेस का डॉक्यूमेंट निकलता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, या कोई एक आप लैपटॉप लें, उसमें छोटी सी बुकलेट निकलती है, उसमें सारी इसकी यूजेबिलिटी, यूज बताते हैं कि अच्छा इसमें ये चीजें यूज हो सकती हैं, इस तरह ईच एंड एवरीथिंग स्टेप्स बताते हैं। क्लियर? तो ये जो थी 10 हमारे स्टेप्स थे ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन के, कि जिस तरह कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम मॉडल बेस्ड एवोल्यूशन। उसमें ये हमने यहाँ पे बहुत शॉर्ट लाइन लिखी थी, इस वजह से मैं बुक से आप लोगों को डिस्कस किया, ताकि वहां पे हम कंप्लीट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्टडी के लिए, कम स्टडी के लिए आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल टू डू, हाउ टू ह्यूरिस्टिक एवोल्यूशन कह रहे हैं, impossible to improve the effectiveness of method significantly by involving multiple evaluators। वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि हम अपनी इफेक्टिवनेस को, अपनी इस मेथड को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम मल्टीपल एवेल्यूएटर्स बनाए बिठाएं, ताकि हर किसी की हम राय लें, हर किसी की पार्टिसिपेशन हो। जब हर किसी की पार्टिसिपेशन होगी तो उससे क्या होगा कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने ज्यादा से ज्यादा एरर्स को, उसके एवेल्यूएशन को अच्छे से कर सकते हैं। आगे फेजेस ऑफ ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। अब इसमें देखिए 4 फेजेस हैं, जो है प्री एवेल्यूएशन ट्रेनिंग, प्री एवेल्यूएशन ट्रेनिंग में सेकंड है एवेल्यूएशन, थर्ड है सिवियरिटी रेटिंग यानी प्रायोरिटी देखते हैं, और फिर डिब्रीफिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स और इसमें एवेल्यूएशन है, इनको हम बुक से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रॉब्लम्स एंड एवेल्यूएटर। प्रॉब्लम कौन सी? नो एवेल्यूएटर फाइंड एवरीथिंग, हर कोई एवेल्यूएटर हर चीज ने, मतलब ह्यूमन है वो, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कोई भी चीज कंप्लीटली 100% नहीं कर सकते, हम 100% कंप्लीट नहीं कर सकते। जो भी कोई एरर्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पास हम एरर 100% फाइंड आउट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। सम फाइंड मोर देन अदर्स, कुछ कोई कोई एवेलेटर कुछ फाइंड आउट कर सकता है, करता है, कोई एवेलेटर कुछ फाइंड आउट करता है, तो ये सारे मिक्सअप हैं, किस तरह ये सब मिलके वर्कआउट होता है कि हम किस तरह इसको आगे लेके चलते हैं। अब ये देखें, इसमें यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, एवेल्यूएटर्स हैं, ठीक है, कुछ सक्सेसफुल की तरफ जाता है, कुछ अनसक्सेसफुल की तरफ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इजी हमें मिल जाती हैं, कुछ हमें हार्ड प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसी जो हमें इजीली फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो डिफरेंट ये प्रॉब्लम्स हैं और एवेल्यूएटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपकी साइड में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इफ यू नीड। मेरा ख्याल है कि वैसे जरूरत तो नहीं होती। अच्छा, मॉडल बेस्ड एवेल्युएशन में देखें, मॉडल बेस्ड एवेल्युएशन में क्या होती है कि आपको अ थर्ड एक्सपर्ट बेस्ड अप्रोच इज यूज ऑफ मॉडल्स, कि एक तो हमने एक्सपर्ट्स बनाए, दूसरे हमने क्या किया कि डिफरेंट मॉडल्स यूज किए, यानी डिफरेंट अपने टेक्निक्स यूज की, डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू आप लोगों ने उसकी जो अप्रोप्रिएट जो रिजल्ट यूज करने के लिए उसको यूज किया। सर्टेन कॉग्निटिव एंड डिजाइन मॉडल प्रोवाइड मींस ऑफ कंबाइनिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन एवेल्यूएशन इनटू द सेम फ्रेमवर्क। उसी सेम फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिजाइन मॉडल यूज करते हैं, उन डिजाइन मॉडल्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं और अपने के साथ कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से मेरी एवेल्यूएशन इजी हो जाती है। डोंट डू दिस, अदरवाइज आई विल। ये कौन कर रहा है? अच्छा, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोवाइड हम कंबाइन करते हैं, फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं कि किस तरह हमने अच्छा इस डिजाइन में ये इश्यूज हैं, इस डिजाइन में ये परफेक्शन है, तो जब कंपैरिजन होता है तो हम ज्यादा अच्छे से उस चीज को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी मॉडल बेस्ड एवेल्यूएशन थी।
आगे हम चलते हैं यूजिंग प्रीवियस स्टडी इन एवेल्यूशन। प्रीवियस स्टडी में ये नहीं है, यहाँ पे कुछ चीजें थी जो मैंने आपको डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ। ये है हमारे पास चूज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट है। ठीक है, सबसे पहले पैरामीटर्स हैं। अब हमारे पास टू वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। नॉन पैरामीट्रिक में जो है वो देखेंगे कि टू वैल्यूज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस किस तरह है। और कंटीजियस टेस्टिंग में एक तो टू वैल्यूज है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मल है, ज्यादा मतलब कि पूरे डिपेंडेंट नहीं है, पार्शियली डिपेंडेंट है। डिस्क्रीट इसमें भी नॉर्मल है, ये पैरामीट्रिक है। और कंटिन्यूस में भी नॉर्मल है। ठीक है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट ऑफ डिफरेंट मीन्स के जो स्टूडेंट टेस्ट करते हैं और डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, उससे जो रिजल्ट फैक्टर्स आते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं। जो हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक है उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमारे पास दिया, ये हम अपने कमिंग लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा जो था वो रिव्यू आज के लेक्चर में मैं दे रही हूँ। और कंटीजियस टेस्ट है, उसमें क्या कर रहे हैं कि टू वैल्यूज जो होंगी हमारी, इसमें नॉन स्पेशल टेस्ट, इसमें कोई इतना खास स्पेशल टेस्ट नहीं होगा और हमारी कोई भी हम एंट्री अपनी इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चाय स्क्वायर टेस्ट है। चाय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है कि ये हम क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों से सर्वे करवाते हैं, उनसे अब हम एवेल्यूशन करते हैं, उनको कहते हैं कि अपनी नंबरिंग दें, फिर उनकी हम क्या करते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। जब मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो उससे हमारे पास एक डाटा आ जाता है, यानी कंसिस्टेंसी आ जाती है, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो इंटरफेस है वो इस हद तक एक्यूरेट है, ये इस हद तक एक्यूरेट नहीं है। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेते हैं। ये बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इस बुक को देख लेगा।